हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासरूम। आज हम क्लास 10 की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का थर्ड चैप्टर करेंगे। इस चैप्टर का नाम है द मिडनाइट विजिटर। ये स्टोरी रॉबर्ट आर्थर ने लिखी है और ये स्टोरी बहुत ही थ्रिलिंग है और बहुत ही रोमांच से भरी हुई है। सबसे पहले हम ऑथर के बारे में कुछ जान लेते हैं। रॉबर्ट आर्थर जूनियर एक अमेरिकन राइटर एंड एडिटर थे और वो मिस्ट्री और सस्पेंस से भरी हुई स्टोरीज के लिए बहुत ही जाने जाते थे। इस पूरी स्टोरी के 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है ऑजेबल। ऑजेबल एक स्पेशल एजेंट है, एक अमेरिकन स्पाई है जो कि पेरिस में आया हुआ है और वो बहुत ही काम नेचर का है और बहुत ही इंटेलिजेंट है। दूसरा कैरेक्टर है फाउलर। फाउलर एक यंग राइटर है जो कि बहुत ही क्यूरियस नेचर का है और वो ऑजेबल से मिलता है ताकि वो थ्रिलिंग स्पाई लाइफ को एक्सपीरियंस कर सके और वो ऑडियंस के व्यू पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा कैरेक्टर है मैक्स जो कि एक राइवल स्पाई है जिसके पास हथियार है और क्लेवर भी है, बट वो बहुत ही इम्पेशेंट नेचर का है। अब इस स्टोरी की सेटिंग ऐसे है कि पेरिस के एक अजीब और मामूली से होटल में, स्पेशली जो इस होटल का 6th फ्लोर में रूम होता है ऑजेबल का, उसमें ये स्टोरी अकर कर रही है और जो टाइम है वो रात का टाइम है, बेसिकली आधी रात का टाइम है और एटमॉस्फेयर बहुत ही टेंस है, काफी शांति से भरा हुआ और बहुत ही सस्पेंसफुल है। तो स्टोरी स्टार्ट ऐसे होती है कि तो फॉलोअर जो है वो ऑजेबल से मिलता है ताकि वो एक स्पेशल एजेंट की लाइफ को एक्सपीरियंस कर सके। वो अपने मन में बहुत ही एक्सपेक्टेशंस लेके बैठा हुआ था कि वो डार्क और मिस्टीरियस जगहों पर जाएंगे, अलग अलग मिस्टीरियस लोगों से मिलेंगे, वो पिस्टल फाइट्स एक्सपीरियंस करेगा। वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट और थ्रिल एक्सपेक्ट कर रहा था। पर फाउलर जब ऑजेबल से मिलते हैं तो वो देखते हैं कि वो सीक्रेट एजेंट की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखते। वो काफी मोटे हैं और काफी छोटी हाइट के हैं और वो बिल्कुल भी डेंजरस और मिस्टीरियस नहीं लग रहे हैं। और जब वो अपने 6th फ्लोर में रूम में पहुंचने लगे होते हैं उसके दौरान ही ऑजेबल जो है वो फॉलोअर से कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हें काफी डिसअपॉइंटमेंट फील हो रही होगी क्योंकि तुमने बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया था और तुम्हें मेरे जैसे आदमी के साथ इवनिंग में फ्रेंच म्यूजिक सुनना पड़ रहा है। पर ऑजेबल कहते हैं तुम चिंता मत करो, आज की रात काफी रोमांचक हो सकती है क्योंकि मेरे पास आज एक बहुत ही सीक्रेट डॉक्यूमेंट आने लगा है जिसके पीछे कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और वो जो डॉक्यूमेंट है वो स्पेशल मिसाइल्स को लेके है, तो हो सकता है तुम्हें कुछ रोमांचक मिले। फॉलोअर अभी भी काफी डिसअपॉइंटेड होता है। कुछ ही देर में कुछ ऐसा होता है जो कि इस पूरी स्टोरी में थ्रिल भर देता है। अब जैसे ही ऑजेबल एंड फॉलोअर रूम में एंटर करते हैं, फॉलोअर देखते हैं कि रूम तो नॉर्मल सही है, जैसे एक नॉर्मल बंदे का रूम हो, वो और डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। पर जब ऑजेबल अपने रूम की लाइट जगाते हैं उनके सामने मैक्स खड़ा होता है और वो उनकी तरफ पिस्टल तान के खड़ा हुआ है और वो कहता है अपने हाथ खड़े कर लो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मिस्टर ऑजेबल। मैक्स को देख के जो ऑजेबल होते हैं वो बहुत ही हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं तुम तो इस समय कहीं और होने चाहिए थे, तुम यहाँ पर मेरे रूम में क्या कर रहे हो? तो मैक्स कहता है मुझे पता है आज तुम्हारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आने लगा है और उस डॉक्यूमेंट की ज्यादा जरूरत मुझे है। तो फॉलोअर जो होते हैं वो मैक्स को कहते हैं कि तुम्हारे पास ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई कि मेरे पास आज एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट आएगा? मैक्स इस क्वेश्चन का जवाब दूसरे क्वेश्चन से देते हैं कि तुम्हारे पास ये इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कैसे आ रहा है, तुम्हारे हाथ ये चीज कैसे लगी? और जो फॉलोअर होता है वो इस पूरी सिचुएशन को देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि ये उसका पहला स्पाई इनकाउंटर था। अब जो ऑजेबल होते हैं बिल्कुल भी घबराते नहीं, वो आराम से जाके चेयर पे जाके बैठ जाते हैं और वो कहते हैं किसी दिन कोई ना कोई इस बैल्कनी के कारण मरेगा। तो मैक्स कहते हैं बैल्कनी? यहाँ पर बैल्कनी भी है? फॉलोअर भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि इस रूम में बैल्कनी भी है। तो ऑजेबल कहते हैं हाँ इसमें बैल्कनी भी है, मुझे लगता है तुम भी वहां से ही आए हो। कुछ टाइम पहले यही बैल्कनी से चढ़ के मेरे रूम में कोई और भी घुस आया था और मैंने मैनेजमेंट को कंप्लेंट भी की थी और मुझे फिर से करनी पड़ेगी। मैक्स जो होता है, मैक्स कहता है कि मैं तो एक डुप्लीकेट की मदद से आया हूँ जिसके लिए मुझे स्ट्रगल भी करना पड़ा। अगर मुझे पता होता यहाँ पर बैल्कनी है तो मैं उसमें से आ जाता। तो ऑजेबल जो होते हैं वो कहते हैं हाँ यहाँ पर बैल्कनी भी है, ये जो रूम है ये पहले एक लार्ज यूनिट हुआ करता था और साथ के लिविंग रूम और रूम्स की बैल्कनी यहाँ तक भी आती है। तो मैंने मैनेजमेंट को बोला था कि बंद कर दो, उन्होंने अभी तक नहीं की। ये कन्वर्सेशन के बाद अचानक से दरवाजे से नॉक नॉक की आवाज आती है, मतलब कोई बाहर था और वो बहुत जोर से नॉक कर रहा था। तो मैक्स थोड़ा सा घबरा जाता है। वो ऑजेबल से पूछते हैं कि इतनी रात को कौन आया तुम्हारे रूम में? तो ऑजेबल जो होते हैं वो बहुत ही शांति से और आराम से बोलते हैं हाँ वो पुलिस होगी, उनको मैंने पहले ही कॉल कर दिया था क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आने लगा है, तो अपनी सिक्योरिटी के लिए मैंने पहले उनको बुला दिया था और जब भी मैं उनको पहले ही कॉल कर देता हूँ तो वो मेरे रूम में 2-3 चक्कर लगा ही लेते हैं। ये सुन के मैक्स तो पहले थोड़ा डाउट करता है पर थोड़ी देर बाद मैक्स ऑजेबल की बातों पे यकीन कर लेता है और नॉक नॉक की आवाज और एग्रेसिव हो जाती है। अब मैक्स को थोड़ा सा डर लगने लग जाता है कि वो पकड़ा ना जाए। तब वो ऑजेबल को कहता है कि तुम पुलिस को वापस भेज दो और ऑजेबल रिस्पॉन्स में कहता है मैं पुलिस को ऐसे वापस तो नहीं भेज सकता, अगर मैंने दरवाजा नहीं खोला वो खुद अंदर आ जाएंगे और वो तुम्हें शूट करने से कतराएंगे नहीं, वैसे भी दरवाजे का लॉक खुला ही है, वो आराम से अंदर आ सकते हैं। इस कन्वर्सेशन के बाद मैक्स और घबरा जाता है और वो विंडो की तरफ चलना शुरू हो जाता है और वो विंडो से बाहर लटक जाता
है। मैक्स ने एक हाथ से तो विंडो पकड़ी होती है और दूसरे हाथ से वो ऑजेबल और फाउलर की तरफ पिस्टल को एम कर रहा होता है और वो कहता है कि तुम पुलिस को वापस भेज दो, मैं तुम्हारा इंतजार बैल्कनी में कर रहा हूँ। और जब ही ऑजेबल दरवाजा खोलने लगे होते हैं तो मैक्स अपना हाथ छोड़ देता है और खिड़की की तरफ से मैक्स की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। और तभी डोर से हेनरी नाम का एक वेटर ऑजेबल के रूम में आ जाता है और वो कहता है ये रही तुम्हारी ड्रिंक्स जो तुमने ऑर्डर की थी सर। ये सिचुएशन के बाद जो फॉलोअर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और इस पूरे सीन से हमें ये पता लगता है कि ऑजेबल जो है उसने अपनी क्लेवरनेस यूज करके उन्होंने बालकनी की स्टोरी को और पुलिस की स्टोरी को एक डिसेप्शन टूल की तरह यूज किया। मतलब वो सब बिल्कुल झूठ था ताकि वो मैक्स को डरा सके और उसको मैनिपुलेट कर सके। फॉलोअर भी थोड़ा सा ये रियलाइज कर लेते हैं कि शायद कोई पुलिस ही नहीं थी, ना ही कोई बालकनी थी, ये ऑजेबल की प्योर मैनिपुलेशन थी और क्लेवरनेस थी। इस सिचुएशन के बाद जो फॉलोअर होते हैं वो ऑजेबल से पूछ ही लेते हैं क्या बाहर पुलिस नहीं थी, तुम तो कह रहे थे बाहर पुलिस है। ऑजेबल जवाब में ये कहते हैं कि नहीं, मैंने तो पुलिस को दूर दूर तक नहीं बुलाया था, मैंने तो सिर्फ ड्रिंक्स ऑर्डर की थी और तुम चिंता मत करो, मैक्स दोबारा वापस अब नहीं आएगा। अब इस लाइन का इम्प्लाइड मीनिंग ये है कि मैक्स हो सकता है खिड़की से गिर के मर गया था क्योंकि वहां पर कोई बालकनी नहीं थी, या तो वो बहुत ही ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो गया। और यहीं पे हमारी ये पूरी स्टोरी खत्म होती है। इस स्टोरी के अंत में फॉलोअर ये समझ आता है कि जो स्पाई लाइफ है, जो स्पेशल एजेंट की लाइफ है, वो एक्शन और थ्रिल से भरी हुई नहीं है और उनकी लाइफ में इंटेलिजेंस वायलेंस से ज्यादा मैटर करती है। क्योंकि ये पूरी सिचुएशन में ऑजेबल की क्लेवरनेस की जीत हुई थी और उसने उस पूरी सिचुएशन को जीता विदाउट इवन फायरिंग अ बुलेट। उसने एक भी गोली नहीं चलाई थी, चाहे सामने वाले बंदे के पास गोली थी, फिर भी वो जीत गया था। अब हम इस स्टोरी की कुछ थीम्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली थीम है इंटेलिजेंस वर्सेस स्ट्रेंथ। अब इंटेलिजेंस और स्ट्रेंथ की लड़ाई में यहाँ पर इंटेलिजेंस की जीत होती है और ऑजेबल का जो काम लॉजिक है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहा वायलेंस से। दूसरा थीम है अपीयरेंसेस आर मिसलीडिंग। अब देखो जो ऑजेबल थे, चाहे वो फैट थे, स्लो थे, क्लमजी से थे, पर वो असलियत में बहुत ही शातिर थे और बहुत ही मैनिपुलेटिव थे। दूसरी तरफ जो मैक्स है वो काफी शार्प था और उसके पास बंदूक भी थी, फिर भी वो बेवकूफों की तरह ऑजेबल की बातों में आ गया। तीसरा थीम है साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। ऑजेबल ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी एनवायरनमेंट को ही वेपन की तरह यूज किया और उसने मैक्स को बहुत ही आराम से बालकनी और पुलिस का झूठ बोल के मैनिपुलेट कर लिया था। लास्ट थीम इज रियलिटी वर्सेस इमेजिनेशन। अब जो फॉलोअर है वो ये रियलाइज कर लेता है कि रियलिटी और इमेजिनेशन दोनों अलग चीजें हैं। हम हमेशा से ये इमेजिन करते आए हैं कि स्पेशल एजेंट की लाइफ जेम्स बॉन्ड स्टाइल होती है, बट एक्चुअल में स्पेशल एजेंट की लाइफ ऐसी भी हो सकती है, नॉर्मल लाइफ जैसी। और यहीं पर हमारी थीम्स खत्म होती हैं। अब हम इस स्टोरी के कैरेक्टर स्केचेस कर लेते हैं जो कि एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कैरेक्टर स्केच है ऑजेबल का। ऑजेबल बहुत ही काम है, काफी विटी है, इंटेलिजेंट है, वो अपने वर्ड्स को बहुत ही चालाकी से यूज करते हैं और वो साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के मास्टर हैं। पर उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो बिल्कुल भी स्पेशल एजेंट की तरह नहीं है। दूसरा कैरेक्टर स्केच है मैक्स का। मैक्स वैसे तो काफी शार्प दिखता है पर वो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट है। चाहे उसके पास बंदूक थी पर वो फिर भी बहुत ही इम्पेशेंट था। वो बड़े ही आसानी से ऑजेबल के झूठ को मान लेता है और वो ज्यादा स्मार्ट नहीं होता। तीसरा कैरेक्टर स्केच है फाउलर का। फाउलर एक राइटर था जो कि स्पाई लाइफ को एक्सपीरियंस करने आया था। वो बहुत ही क्यूरियस था और बहुत ही इमेजिनेटिव था। उसने पहले इमेजिन करके रखा हुआ था कि स्पाई लाइफ कैसी होती है और मैं क्या चीजें एक्सपीरियंस करने वाला हूँ, पर वो रियलिटी ऑफ स्पेशल एजेंट लाइफ को सीख लेता है और एक्सेप्ट कर लेता है। इस पूरे चैप्टर से हमें काफी अच्छे मैसेजेस मिले हैं, चलिए हम उसे रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला मैसेज है, चाहे इस दुनिया में काफी पावरफुल वेपन्स हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट वेपन जो है वो है इंटेलिजेंस। दूसरा मैसेज हमें ये मिलता है, हमें कभी भी किसी को उसकी लुक्स के ऊपर जज नहीं करना चाहिए। जो चीजें दिखती हैं वो वैसी होती नहीं है। इस चैप्टर का आखिरी मैसेज है कि डिफिकल्ट सिचुएशंस में काम रहना ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, पैनिक के कारण और दिक्कतें आ सकती हैं। और यहीं पर हमारी ये वीडियो खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो पे लाइक करके और कमेंट करके अपना प्यार दिखाएं।